हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th का वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो कि है हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था। काफी दिनों से हमने शुरुआत किया हुआ है इसका, और आज इस चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, आज हम इसका 7वां लेक्चर नंबर 7 आपके सामने लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बेसिकली आपको बता दूं कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। ये तो हमारा लेट शुरुआत किया हमने, लेकिन इसके बाद के भी चैप्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग के कॉमेंट्स में कंटिन्यूसली देख रहा हूं कि जो जो वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं, डोंट वरी। देखो, जितना हमने बना दिया है उतना तो अवेलेबल है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो एटलीस्ट आप उतना पढ़ाई करो। एंड जो बच गए दोस्तों, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि 2 से 4 वीडियोस नहीं है, तो मैं उसको बना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, हर चीज मॉनिटर कर रहा हूं, अच्छे से देख रहा हूं, तो जो जो चीज नहीं है मैं बना दूंगा, जो जो चैप्टर्स अवेलेबल नहीं है मैं बना दूंगा, और कंटिन्यूअसली वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूं, तो वो भी आ जाएगा जल्द से जल्द आने वाले दिनों में। तो आपको वही बोल रहा हूं कि 10th स्टैंडर्ड के लिए आपका साइंस का टोटली आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैथ्स की अगर बात करूं, 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बात करूं, अलजेब्रा ज्योमेट्री बोथ हमने बहुत पहले कंप्लीट किया हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है, लेक्चर बाय लेक्चर अवेलेबल है। आप जाओ प्लेलिस्ट में ढूंढ लो, आपको आराम से मिल जाएगा, पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल है। फिर अगर नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बात करें, तो 10th का तो आपको चलो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो 10th का नहीं है और बाकी के स्टैंडर्ड का है, तो मैं आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं कि हमने 7th 8th 9th ये तीनों जो स्टैंडर्ड है, इनके भी वीडियोस साइंस और मैथ सब्जेक्ट के टोटल अपलोड करके रखे हुए। एक भी वीडियो छूटा नहीं है दोस्तों, हर एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना अगर आप कोई दूसरे स्टैंडर्ड के हो। लेकिन अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हो, तो आप अपने ये जो मैसेज है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अपने भाई बहन जो भी रिलेटिव्स होंगे या फिर इंफॉर्मेशन को जस्ट आप आगे बढ़ा दो दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक तक पता चल जाए कि हमने बहुत पहले से ही बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। आपको बस जाके थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब में, या फिर आप सीधा हमारा जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है उसमें सब वीडियोस अवेलेबल है, वो थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो प्लीज ये मेरा मैसेज को पहुंचा देना आगे जाके। सेम अप्लाई होता है 11th स्टैंडर्ड के लिए भी। हमने फिजिक्स के और बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के, और आने वाले टाइम में आप लोग के लिए मैथ्स और केमिस्ट्री का जो लेक्चर्स है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। और खासकर 12th के लिए भी सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि 12th का बैच भी हम स्टार्ट करने वाले। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था, जस्ट मैंने आपका 1-1.5 मिनट लिया ताकि मैं आपको बता सकूं। लेकिन दोस्तों प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा स्टार्ट में बोल रहा हूं ये हर वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचा दो। ठीक है ना, आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो प्लीज ये मैसेज को फॉरवर्ड कर देना, पहुंचा देना, ताकि हर एक बच्चे को पता चल जाए और हमारे चैनल पर आके वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यही था इतना। अब चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत खुल के नहीं बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इट इज अ फीमेल टॉपिक। अगर हम बात करें तो ये जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर का टॉपिक है, लेकिन मेल का भी जानना उतना ही जरूरी है। मेल को भी पता होना चाहिए कि एक फीमेल जो होती है उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज एंड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की फीमेल्स की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू मेल, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग वो टॉपिक का हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो एज ए मेन मुझे बहुत सारी चीजें जो पता है वो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपको बता सकता हूं। बस आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट टॉकिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव टॉपिक इन द एंटायर सिलेबस आप बोल सकते हो, या फिर आप एक फीमेल की लाइफ का बोल सकते हो। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले बहुत आसान भाषा में बताऊंगा आपको क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल्स होती हैं, उनको एवरी मंथ जो होता है ना, ब्लीडिंग होता है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि गर्ल्स जो होती हैं ब्लीड करती हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लीड होता है वो हर मंथ के लगभग टाइम पे 28 डेज के ड्यूरेशन में आता है, 5 डेज ब्लीड करती है। तो ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, एंड वो ब्लीडिंग मतलब क्या होता है ब्लीडिंग में, एंड क्या होना चाहिए, ये सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। जो फीमेल्स होंगे उनको तो प्रोसेस पूरा पता होगा, लेकिन उसके अंदर का जो चीजें होती है, जैसे कि क्यों आ रहा है, क्या हार्मोन्स होते हैं, ये सभी चीज आज मैं आपको बता दूंगा, तो समझ जाना। और जो मेल होंगे उनके लिए तो बिल्कुल नया टॉपिक है ये, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। लाइक मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 में से 1 क्वेश्चन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डेफिनेटली पूछेगा। चांसेस लाइक 95 to 100% के आसपास रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है,
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है फीमेल्स में, या फिर आप बोल सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, जब फीमेल जो है अपने प्यूबर्टी एज में आ जाती है। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है एक तरीके से, यानी कि जब वो धीरे धीरे एडल्ट होने लगती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो हर 28 to 30 डेज में क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के हिसाब से क्या होता है, उनके बॉडी में, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस उनको देखने मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हर 28 से 30 दिनों के अंदर, हर मंथ में वो भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, हर मंथ में उनको कुछ ना कुछ चेंजेस जो है अपने ऑर्गन्स में देखने मिलते हैं। एंड ये जो रिपीटेटिव चेंजेस होता है यही एक साइकिल के तौर पे आता है, यानी हर मंथ घूम फिर के आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिटेल में जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें 4 हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4 हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता है हार्मोन्स मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी जो है पूरा केमिकल से भरा हुआ है, आपको पता है ना। अब वो वाला केमिकल मत समझ लेना यार जो बाहर मार्केट में मिलता है, हमारे बॉडी का भी खुद का केमिकल्स होता है। हर चीज केमिकल से ही बनी ना, हमारी शरीर, चमड़ी, स्किन, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है, बहुत सारे क्या सेल्स भी तो केमिकल ही है ना दोस्तों। क्या है सेल? तो दोस्तों हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जो अलग अलग फंक्शंस करवाता है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, आपने नाम तो सुना होगा कि हमारे साइज बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। वैसे ही फीमेल्स के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ये 4 हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ये 4 हार्मोन्स कौन कौन से हैं पहले उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है उसको बोलता हूं मैं दोस्तों FSH, शॉर्टकट लिखा रहा हूं लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा आपके किताब में, या फिर आप गूगल कर सकते हो। इसका नाम है दोस्तों, मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, मैं लिखाऊंगा नहीं, लेकिन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोल रहा हूं देखो फिर से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पहला हार्मोन है। दूसरा हार्मोन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा जो हार्मोन है वो है दोस्तों ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, तीसरा जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन बोलते हैं। एंड चौथा जो हार्मोन है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये टोटल 4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होते हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड या फिर आप बोल सकते हैं इन्हीं की वजह से ये चीज परफॉर्म होता है, ठीक है। तो उसके वजह से होता क्या है कि ये जो 4 हार्मोन्स होते हैं तो इसमें से एक जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जब ओवरी में अगर बात करें तो फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये हार्मोन की वजह से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं जो फीमेल्स के ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं, उनका साइज क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जब डेवलप होता है ना, तो डेवलप होने के बाद ये जो FSH के वजह से फॉलिकल्स जो डेवलप हुए थे वो डेवलपमेंट की वजह से फॉलिकल सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करते हैं दोस्तों, ये वाला पदार्थ, ये वाला हार्मोन, यानी कि FSH में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो फॉलिकल डेवलप होते हैं, फिर ये जब डेवलप हो जाएंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। देखो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये चीज, ये आपको एंड में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोसेस था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एकदम डिटेल में जाना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से बस सुनो, मैं एकदम एंड करूंगा ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, फॉलिकल की। तो फॉलिकल क्या होगा यहां पे, जब भी उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का साथ मिला तो वो डेवलप करने लगा। एंड जैसे ही वो डेवलप करने लगा तो उसने क्या किया, अपना अंदर से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करने लगा दोस्तों, सिक्रीट करने लगा। एंड जो इनर लाइनिंग होती है ओवरीज के अंदर, जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। देखो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी हर चीज तो मैं लिखा नहीं पाऊंगा लेकिन आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना दोस्तों, ये यूटेरस के अंदर क्या होता है, रीजनरेट कर देता है। और किसकी वजह से हो पा रहा है ये सब हो रहा है दोस्तों ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के वजह से। जैसे ही वो ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की वजह से ये एंडोमेट्रियम जो यूटेरस के अंदर है वो क्या होता है, डेवलप होने लगता है। और ये क्या होता है, कंसिस्टेंटली डेवलप होता है, यानी साइकिल बाय साइकिल एक के बाद एक वो डेवलप होने लगता है, ठीक है। एंड जैसे ही वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जब असर उसके ऊपर आता है तो वो क्या करता है, बर्स्ट करता है, यानी कि इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड जिसके वजह से oocyte यानी कि जो एग्स होते हैं आपके फीमेल के अंदर, एक्स जिसके ऊपर स्पर्म जाके मिलता है तभी जाके वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ये सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है।
तो जब भी क्या हो गया यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर जब डेवलपमेंट होने लगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन की वजह से क्या हो गया, वो बर्स्ट हो गया एंड बर्स्ट होने की वजह से उसमें से जो oocytes होता है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। एंड यही जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ये जो रिलीज हुआ ना, ये oocytes जो बाहर निकला, ये oocyte जो बाहर निकला, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जो बचा हुआ टिश्यू से जब वो बर्स्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ बचा हुआ टिश्यू होगा, क्योंकि ये सब क्या है, सेल से बने हुए, टिश्यू से ही बने हुए। तो जो रिमेनिंग टिश्यू होते हैं ना, वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है। देखो कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जो बचा हुआ टिश्यू है। पूछना मत कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला oocyte जब बर्स्ट हो गया उसके बाद जो बचे हुए टिश्यूज होते हैं वो क्या फॉर्म कराते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। एंड ये जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ये दोस्तों क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम ये सिक्रीट करता है आपका चौथा हार्मोन, जिसका नाम है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है यही हेल्प करता है आपके प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो कैसे करता है, तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं ना, उसके सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, ठीक है, ताकि जो प्रोजेस्टेरोन का जो इफेक्ट है वो आ सके। एंड ये जो एंडोमेट्रियम होता है वो एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही वो oocyte रिलीज हुआ और इसके पास अगर हमारा स्पर्म यानी मेल का जो स्पर्म है वो आ गया, तो ये दोनों यूनाइट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। करेक्ट है, देखो ध्यान से, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। एंड जाइगोट जैसे ही बनाएगा तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो को इंप्लांट करवाने के लिए वो जगह जो बनाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझ में आया ये चीज, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या होता है, तो जैसे ही वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो जाता है, तो अगर oocyte जो होता है, जो फीमेल्स के एग होते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज अगर नहीं हुए, क्या होता है फर्टिलाइज का मतलब, मैंने बताया है दोस्तों बहुत बार कि जैसे ही आपने रिप्रोडक्शन एक्टिविटी किया मेल एंड फीमेल ने, ठीक है, तो एक टाइम होता है, एक समय होता है। तो 24 घंटे के अंदर अगर जो oocyte है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। एंड जैसे ही वो इनएक्टिव हो जाएगा दोस्तों, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सिक्रीशन होता है ना एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब वापस से वो सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे वो स्टार्ट होता है, फिर एंडोमेट्रियम जो होता है वो डीजनरेट, यानी कि अभी उसका काम नहीं है ना, क्योंकि वो फर्टिलाइज हो ही नहीं पाया। 24 घंटे के अंदर अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो जो एंडोमेट्रियम का जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वो धीरे धीरे वापस से क्या हो जाएगा, डीजनरेट होने लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अनफर्टिलाइज ओवम रहेगा, यानी कि जो oocyte एग जो रहेगा वो अनफर्टिलाइज हो गया, यानी कि अभी उसका कुछ काम नहीं है, वो उसको स्पर्म का साथ मिला नहीं ताकि वो जाइगोट बना सके या फिर एम्ब्रियो बना सके, ठीक है ना। तो वो जब नहीं मिलेगा तो वो अनफर्टिलाइज एग या फिर ओवम आप बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके प्रोसेस के थ्रू यूटेरस से पास होते होते वजाइना जो होता है फीमेल का, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओपनिंग होता है, वहां से वो जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है दोस्तों 5 दिनों तक, ठीक है, 5 डेज तक ये कंटिन्यूस होता है। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं फीमेल्स के केस में, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लीडिंग। यही केस में फीमेल्स के अंदर इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि ब्लीडिंग जो होता है फीमेल्स में, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें एक्चुअल में क्या निकलता है, वो जो लिक्विड्स बाहर निकलते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं खराब जो टिश्यूज होते हैं, जो काम नहीं आया ना, वो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज होते हैं, कार्पस ल्यूटियम होता है, और अनफर्टिलाइज oocyte या फिर ओवम बोलो, एग बोलो, अनफर्टिलाइज एग होते हैं, जो सब मिला के वो सब बाहर निकल जाते हैं। और वही चीज अगर हमारा स्पर्म ये oocyte को अगर यूनाइट कर दिया होता, यानी कि फर्टिलाइज कर दिया होता, ठीक है, तो जैसे ही वो स्पर्म ने अगर एग को फर्टिलाइज कर दिया होता, तो वो स्पर्म फर्टिलाइज जब कर देगा oocyte को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा। एंड वो यूटेरस से पास होकर किसमें इंप्लांट हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियम जो होता है उसमें इंप्लांट हो जाएगा। करेक्ट है। तो अब यहां पे रिलीज करने के लिए कोई वेस्ट बचा क्या, नहीं, कोई भी वेस्ट नहीं बचा, तो वो उधर पे ही रहेगा। धीरे धीरे वो जो फीमेल्स के वॉर्म होते हैं उसके अंदर ग्रो करने लगता है। तो पूरा जो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, जो फीमेल्स अपने गर्भ में धारण करती है बच्चों को, तो वो टाइम तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, यानी कि 9 महीने तक वो चीज स्टॉप रहता है। उसके बाद जैसे ही पार्चुरेशन हो जाता है, पार्चुरेशन का मतलब होता है जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया में बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी कि फीमेल्स जो है वो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को क्या करती है, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो फीड करवाती है, ताकि उनको जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके। तो ये पूरा प्रोसेस के दौरान जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। एंड जैसे ही वो चीज खत्म हो जाता है, वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपना प्रोसेस करना शुरू हो जाता है। और यही हर साल एंड महीने दर महीने चलता रहता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों एक और चीज है कि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पूरा प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये जब होता है ना, तो ये प्रोसेस के दौरान, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो फीमेल्स होती है उनको अपना ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होंगे जो हमारे अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि फीमेल्स जो होती हैं उनको थोड़ा सा अलग से ध्यान बिल्कुल रखना पड़ता है, अपनी हाइजीन का फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रोसेस जब होता है, ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मल्टीपल पेन्स, ठीक है ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर उनकी पूरे बॉडी में पेन्स आते हैं, मल्टीपल टाइप के पेन्स आते हैं, सीवियर पेन भी होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, यानी कि उनके स्टमक के आसपास का जो रीजन है वो पेन करता है, एंड बहुत ही अलग तरीके से फीलिंग आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बॉय की लाइफ और एक गर्ल की लाइफ काफी डिफरेंट होती है। बॉय के लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, दे डू नॉट ब्लीड, दे डू नॉट लाइक फॉर्म एंडोमेट्रियम, कार्पस ल्यूटियम, दे डू नॉट फॉर्म बिकॉज दे हैव ओनली स्पर्म, एंड उनको बस स्पर्म रिलीज करना है, एंड बाकी का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। तो आप सोच सकते हो कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल, एंड देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो, मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है, एंड फीमेल्स को इसीलिए कहा जाता है खास करके बचपन से ही कि उनको अपने हाइजीन का ख्याल, यानी कि साफ सफाई का ख्याल जो है बचपन से ही रखना पड़ता है, एंड खास करके जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रोसेस चल रहा होता है वो टाइम पे तो और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा फैलता है उस वक्त में। इसीलिए ये सब चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने बताई है ये ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो 80 to 90% बताई है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे दोस्तों, अभी तो आप छोटे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 10th, उसके बाद 12th में जाओगे, थोड़ा और जाके आगे पढ़ोगे, तो ज्यादा और बेटर वे में आपको समझेगा। लेकिन आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे से हो सका दोस्तों, मैंने थोड़ा सा खुल के बताने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त, एंड उम्मीद करता हूं कि जो बॉयज यहां पे देख रहे होंगे उनको अगर इस बारे में पहले नहीं पता था, तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। जो मुझे पता था दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कैसा लगा है प्लीज हमें बताना दोस्तों, जो भी आपका हॉनेस्ट रिव्यू है, समझा कि नहीं समझा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की अपने लैंग्वेज में, लेकिन प्लीज हमें कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्तों। एंड खासकर गर्ल्स आप लोग भी बताना कि जो जो मैंने बातें कही है वो सही है या फिर थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, प्लीज कमेंट करना। ओके दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।